कई सारे आरोप लगे हेमंत सोरेन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत। आप मुझको बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगी आपको चैनल को, अदरवाइज नहीं बोलूंगी। बोलने के लिए रोड में हमारे लिए जगह है। कई आरोप लगे हैं, मैं जानती हूँ। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पूरे झारखंड को लूटने वाले लोग आरोपी क्यों नहीं बन रहे हैं? पूरे झारखंड में हजारों हजार एकड़ जमीन कब्जा कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, CNT एक्ट का वायलेशन करके, विल्किंसन रूल का वायलेशन करके, 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके। आपके क्रिमिनलों की सूची आप जारी कीजिए। झारखंड जब से 2019 के बाद यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार तोड़ने का काम कोशिशें होती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ने झारखंड की गठबंधन सरकार को हमेशा बचाने का काम किया। हम लोगों को इतना ही पता है कि मंदिर इसी धरती में है, मस्जिद इसी धरती में है, गिरजाघर इसी धरती में है, सरना और मसना भी इसी धरती में है। अगर जल जंगल जमीन बचेगा, नदी और पहाड़ बचेगा, आदिवासी बचेंगे, आदिवासी गांव बचेगा, तो सभी जाति और धर्म बचेगा, मंदिर भी बचेगा, मस्जिद भी बचेगा, सरना भी बचेगा, हर कोई बचेंगे। धर्म मानने की बात है, उस तो फिर दो फायदा लो, उधर भी फायदा लो, इधर भी फायदा लो। कौन सा फायदा की बात कर रहे हैं आप हमको बताइए ना, कौन सा फायदा? आप फायदा पहले गिना दीजिए हमको। जो फायदा लोग बोलते हैं कि नहीं ये फायदा वो फायदा, आप हमको फायदा गिना दीजिए। मैं तो इतने ही जानती हूँ कि जल जंगल जमीन नदी पहाड़ हमारा भाषा संस्कृति मानवता और ये मानव सभ्यता को टिका के रखने वाला ये धरती से फायदा और कौन सा फायदा? किस फायदा को लेने की बात कर रहे हैं? तो फिर ये क्यों तो जितना भी डीलिस्टिंग की बात करने वाले हैं, आदिवासी समाज को उनकी एकता को तोड़ने का कोशिश करते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज में काफी रोष दिखा जा रहा है। बातें सामने निकल कर आ रही है कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर निकलेगा। इस तरह की बातें देखने और सुनने को मिल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयरन लेडी के तौर पर मशहूर दयामणि बारला जी है, जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आती है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज में। मेरा ये सवाल पहला ये रहेगा कि जिस तरह से हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है आपको? क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं हेमंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहूंगी कि उन्होंने समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में सरकार तोड़ने झुकाने का जो राजनीति चल रहा है, उनके सामने उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देना पसंद किया और आज जेल के सलाखों के पीछे है। इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये झारखंड आदिवासियों का जो इतिहास है, 1700 1800 सदी की बात हम करेंगे, तब सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में जब देश गुलाम था, उस समय अंग्रेजों को भगाने के लिए सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जब आंदोलन, संथाली आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, और 30 जून 1856 को भोगनाडीह में जब आदिवासी जमा हुए थे, और उस समय अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू के लोगों के ऊपर में गोलियां चलाई। सिद्धू कान्हू और उनके जितने भी आंदोलनकारी थे, प्रमुख नेताओं थे, उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनके साथ फूलो झानो सारे लोग थे, सरेंडर करना नहीं पसंद किए। और 30 जून को जब गोलियां चली तो 25,000 संथाली आदिवासी, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, भोगनाडीह में अंग्रेजों के बंदूक से ढेर हो गए, और उन लाशों में सबका सीने में गोली लगा था, वो पीठ पीछे करके वहां से भागा नहीं। बिरसा मुंडा की भी बात करेंगे तो उन्होंने समझौता नहीं किया। उस समय भी उनको प्रलोभन दिया गया था कि आदिवासियों का जो
नेतृत्व करते वो छोड़ दो, लेकिन अंग्रेजों के सामने हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने घुटना नहीं टेका। हेमंत सोरेन को एक समन 8 एकड़ जमीन की गड़बड़ी के नाम पर 8 समन आए। 8 समन में भी हेमंत सोरेन ने सरेंडर नहीं किया। पहले से भी झारखंड की जनता को पता थी कि जो समन जारी हो रहे हैं वो 8 समन तक में अगर हेमंत सोरेन झुकते नहीं हैं, वो सरेंडर नहीं होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने घुटना नहीं टेकते हैं और वो खड़े रहेंगे, झारखंड की सरकार, गठबंधन की सरकार को बचाने का काम करेंगे, वो खड़े रहेंगे। तो ये भी निश्चित पता होना चाहिए बारला जी कि कई सारे आरोप लगे हेमंत सोरेन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत। आप मुझको बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगी आपको चैनल को, अदरवाइज नहीं बोलूंगी। बोलने के लिए रोड में हमारे लिए जगह है। कई आरोप लगे हैं, मैं जानती हूं, लेकिन यहाँ पर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पूरे झारखंड को लूटने वाले लोग आरोपी क्यों नहीं बन रहे हैं? पूरे झारखंड में हजारों हजार एकड़ जमीन कब्जा कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, सीएनटी एक्ट का वायलेशन करके, विल्किंसन रूल का वायलेशन करके, 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके। आपके क्रिमिनलों की सूची आप जारी कीजिए। कितने लोग आदिवासियों का जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। आप झारखंड को अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, तो तमाम क्रिमिनलों का सूची पहले जारी कीजिए। जो आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं, तो हेमंत सोरेन से बड़ा सुनिए, हेमंत सोरेन से बड़ा क्रिमिनल है, उनका सूची आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्यों उनके घर में आप ईडी को नहीं भेज रहे हैं? क्यों उनका तलाशी नहीं कर रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन केवल यहाँ पर मैंने उनके ऊपर कर है, बाकी लोगों के ऊपर में आप क्यों उनको आरोपी नहीं बना रहे हैं? आपको लगता है षड्यंत्र रचा गया? षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन? बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत कि ये आदिवासी राज है। और पूरे झारखंड, पूरे देश में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पर भी तोड़ना चाहा, वहां की सरकार को उन्होंने तोड़ा। झारखंड जब से 2019 के बाद यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार तोड़ने का काम कोशिशें होती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ने झारखंड की गठबंधन सरकार को हमेशा बचाने का काम किया। तो उनके ऊपर में ईडी पर ईडी भेजा। हम लोग तो त्रस्त हैं, इस देश के लोग त्रस्त हैं कि आदिवासियों का जमीन क्यों लूटा जा रहा है। हमारा तो सीएनटी एक्ट है, हमारा 5वीं अनुसूची है, हमारा विल्किंसन रूल है, हमारा संथाल परगना कष्टकरी अधिनियम है। पेशा कानून के तहत में क्यों यहाँ के ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि ग्राम सभा तय करेगा कि यहाँ का जमीन कहां पर बेचा जाएगा, कहीं पर बेचा नहीं जाएगा, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू होगा, नहीं होगा, ये गांव के लोगों को तय करना है। क्यों यहाँ पर मैंने 5वीं अनुसूची के रहते हुए, सीएनटी एक्ट के रहते हुए, गांव के भीतर में जितना भी सामुदायिक जमीन है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, खेल मैदान है, नदी है, नाला है, क्यों भूमि बैंक में शामिल किया गया है? क्यों? ये तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जमीन है। गांव के लोगों से किसी को नहीं पूछा गया, ग्राम सभा से सलाह मशविरा नहीं किया गया। गांव के ग्राम सभा का भले आप यहाँ पर भूमि बैंक बना दिए हैं। और आप यहाँ पर जब मोमेंटम झारखंड हुआ तो आपने कहा कि 21 लाख एकड़ हमारा जमीन है। उस 21 लाख एकड़ जमीन कहां पर है, आप उसको आइडेंटिफाई करने का काम किए हैं। लेकिन वो जमीन किसका है? गांव का सामुदायिक जमीन है, आदिवासियों का है, मूलवासियों का है, मजदूरों का, किसानों का। चाहे हम यहाँ पर दलितों की बात करें, हरिजन की बात करें, या तो हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, सबका जमीन है। गांव की संपत्ति, नदी किसी एक का नहीं होता है, नाला किसी एक का नहीं होता है, तालाब किसी एक का नहीं होता है, जिसका कोई लगान नहीं देता है। ये यहाँ का आदिम, यहाँ का सीएनटी एक्ट में परंपरा है। यहाँ का खतियान पार्ट 2 में ये लिखा हुआ है कि पूरे गांव के क्षेत्र का जो जमीन है, जो बेलगान जमीन है, वो सारे पूरे गांव का है। तो गांव का जमीन को आप कैसे भूमि बैंक में डाल दिया? गांव वालों से आपने पूछा नहीं, तो ये क्राइम नहीं हुआ क्या? ये क्राइम नहीं हुआ क्या? ये मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरह से आप सिनेरियो देख रही हैं, जो प्रकरण हुआ है, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन और मजबूत से उभरेंगे, मजबूती बनकर उभरेंगे, एक बड़े आदिवासी लीडर के तौर पर
जाने जाएंगे, वैसे जाने जाते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम हुए, जिस तरह से वो जेल गए और जो बातें सामने आ रही है, क्या वो और मजबूत होंगे अंदर से? निश्चित रूप से इसलिए मजबूत होंगे कि पूरा देश जान रहा है और पूरा देश इस चीज को बार बार हम लोग तो सब जगह लड़ाई लड़ते हैं भाई। हम लोग तो समाज के लिए, हम आपके लिए, आपके आने वाले वंशज के लिए हम लोग लड़ते हैं। हम लोग अपना पर्सनल लाइफ के लिए नहीं लड़ते हैं। तो हम लोगों को सब जगह लोग धन्यवाद देते, पहले से धन्यवाद देते थे कि आप लोगों ने सरकार को बचाया, आप लोगों ने सरकार को बचाया। अभी हेमंत सोरेन अगर वो समझौता किए रहते तो अभी भारतीय जनता पार्टी क्या समझौता? थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या समझौता की बात कर रही हैं? समझौता की बात ये मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इनको तोड़ने का काम किया, गठबंधन की सरकार को। अगर हेमंत सोरेन झुक जाते भारतीय जनता पार्टी के सामने तो आज गठबंधन की सरकार नहीं होती, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहती। तो आज आपने जो सवाल किया, क्या और ताकतवर बन के उभरेंगे? निश्चित रूप से उभरेंगे। आदिवासियों को और यहाँ के मूलवासियों को भीतर से ये आघात हुआ है कि यहाँ के झारखंडी हम हैं, लेकिन हमको क्रिमिनल के नाम पर हम ही क्राइम करते हैं। बाकी लोग क्या क्रिमिनल नहीं है, बाकी लोग क्या लूट नहीं हेमंत सोरेन तो सबके दिमाग में ये सवाल बन गया है और हम लोगों के दिमाग में भी ये तमाम चीजें चल रही हैं। और हम लोग 2000 में राज बना, 2024 तक का झारखंड का सफर को हम लोग गुना भाग कर रहे हैं कि वो जमीन कब गया, किसके हाथ में गया, वहां का ये जंगल किसके हाथ में गया, कब गया, ये सभी जगह गुना भाग हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल 1932 की बात हेमंत सोरेन करते हैं, सरना धर्मकोड की बात करते हैं, तमाम चीजों को लेकर वो बातचीत करते रहे हैं। अब क्या लगता है, जो चंपई सोरेन सरकार बनी है, आप लोगों को उम्मीद है कि ये मुद्दा फिर से 1932 का हो, सरना धर्मकोड का हो, स्थानीयता का हो, ये चीजें अब दिखेंगी? देखिए, हेमंत सोरेन बनाए, उनको सीएम बनाया गया है चंपाई सोरेन को, और चंपाई सोरेन रोज बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो जन मुद्दे शुरू किए हैं, जिन योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, जो लाइन खींचा है, उसको मैं पूरा करूंगा। और निश्चित रूप से चंपाई सोरेन लोग, सारे लोग अभी के नहीं है, वो भी गुरुजी का ही देन है। और गुरुजी जब टुंडी में महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, महाजनों के खिलाफ वो घुटना नहीं टेके, तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि चंपाई सोरेन उन काम को पूरा करेंगे जो हेमंत सोरेन जो धरातल पर उतारना चाहते थे। 1932 का मुद्दा बहुत बड़ा है, आप जानती हैं, आप पुराने लीडर के तौर पर या जो समाज सेवा करते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन 1932 का मुद्दा ये कहा जाता है कि आग लगाने वाली बात है। देखिए, 1932 का मुद्दा आग लगाने वाली बात, ये बात कहते हैं ना, तो झारखंड को जो अशांत करना चाहते हैं वो लोग आग लगाने की बात करते हैं, गुस्सा से, आक्रोश से बोल रहे हैं। लेकिन 1932 का जो खतियान है, उसके पहले का भी खतियान है, जो खतियान पार्ट 2 में है। ठीक है, जब पहला रिवीजन सर्वे हुआ, तभी तो यहाँ पर 1860 के बाद जो रिवीजन सर्वे हुआ 1902 में, उसी समय से खतियान बनना शुरू हुआ झारखंड के अलग अलग जिलों में, और उसी के आधार पर पूरे आदिवासी इलाके में खतियान पार्ट 2 है। ठीक है ना, तो उसी के तहत यहाँ का हर एक झारखंडी या तो बाहर से जो भी यहाँ पर आए हैं, उसी के आधार पर सारे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कभी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन जब 1932 की बात कही गई, 1932 का खतियान लागू करेंगे, ये बात कही गई, वो नौकरियों के लिए, वो डोमिसाइल बनाने की बात, तो सारे लोग इसका विरोध करने लगे। इसलिए कि वो कानूनी रूप से जो डोमिसाइल पॉलिसी बनता, वो स्थानीयता के ये सवाल पर ये बात कही गई थी, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे लोग मैंने विरोध करने लगे। लेकिन सवाल है, इसको समझने की जरूरत है कि हम आदिवासियों के लिए जो रिवीजन सर्वे के बाद जो खतियान बना, खतियान पार्ट 2, उसी के आधार पर सारे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर आप उसको पॉलिसी के रूप में लाना चाहते हैं, दूसरे लोग अगर विरोध करेंगे तो लोग आक्रोश में बोलेंगे ही बोलेंगे। ये हर जगह का बात है। अगर सब कोई बोलते हैं बंगाल के निवासियों के लिए है,
बिहार के निवासियों के लिए है, महाराष्ट्र के निवासियों के लिए है, तो झारखंड, यहाँ के झारखंडियों के लिए क्यों नहीं होगा? और अभी तक झारखंड ने ऐसा आग लगाने का काम नहीं किया। झारखंड में हम लोग जानते हैं सहियारी रिश्ता के साथ है, सारे लोगों को एक साथ बैठाते हैं। झारखंड में कोई भी आते हैं तो हम लोग उनका पैर धोते हैं, उनका हाथ धोते हैं, आखिर किस लिए? लेकिन अगर आप उनका नाजायज फायदा उठाओगे और उनको चैलेंज करोगे कि तुम्हारा घर में हम मेहमान आए तो तुम्हारा घर में अब हम सारा चीज को कब्जा हम ही करेंगे, घर तुम्हारा कैसे चलेगा, तुम्हारी बेटी बहू कैसे रहेंगे, ये गलत है कि नहीं गलत? एक आखिरी सवाल ले लेंगे बाटला जी। बीते दिन जो महारैली हुई आदिवासी एकता की, आप भी वहां पर थी, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, आपके ही आदिवासी समाज के ही नेता बोलते हैं कि भैया जो आदिवासी से अलग धर्म में चले गए, चाहे ईसाई हो हिंदू हो, डिलिस्टिंग होना चाहिए। डिलिस्टिंग ये राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सवाल है। मैं पूरा जिंदगी जमीन बचा रही हूं। मैं कोयलकारों का लड़ाई मैं जवानी से उनके साथ रही, लड़ के सरना, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, दलित, मजदूर सबको मिलके बड़ा विस्थापन के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और कोयलकारो जनसंगठन के बैनर तले जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर लड़ाई लड़ी गई। तब 256 गांव को हम लोगों ने बचाया। और ये जो कोयलकारो हेडल पावर प्रोजेक्ट बनता तो 256 गांव डिस्प्लेस हो जाते, 55,000 एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता, 27,000 वन भूमि पानी में डूब जाता। हम लोगों ने जाति और धर्म और राजनीति से ऊपर लड़के हजारों सरना को बचाया, हजारों मसना को बचाया, गिरजाघर को बचाया, मंदिर को, मस्जिद को, सारा चीज को बचाया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की लड़ाई 245 गांव को बचाया। जाति और धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के एक केंद्रीय जनसंघर्ष समिति पलामू ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और 245 गांव को डिस्प्लेस होने से बचाया। मैं ये कहती हूं, और उसके साथ हमने आर्सेलर मित्तल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। हम लोगों को इतना ही पता है कि मंदिर इसी धरती में है, मस्जिद इसी धरती में है, गिरजाघर इसी धरती में है, सरना और मसना भी इसी धरती में है। अगर जल जंगल जमीन बचेगा, नदी और पहाड़ बचेगा, आदिवासी बचेंगे, आदिवासी गांव बचेगा, तो सभी जाति और धर्म बचेगा, मंदिर भी बचेगा, मस्जिद भी बचेगा, सरना भी बचेगा, हर कोई बचेंगे। जल और जंगल और जमीन और नदी और पहाड़, यह सबसे बड़ा धर्म है जो आदिवासी समाज इस धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी रहा डिलिस्टिंग का बात जो सवाल करते हैं, हो सकता है कि उन लोगों को जंगल और जमीन की लड़ाई वो अपने एंगल से देखते हैं, लेकिन मैं देवमणि बारला नहीं, मैं आदिवासी समाज का जंगल और जमीन, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। हम सिंगल जमीन की बात नहीं करते हैं, सिंगल जल की बात नहीं करते हैं, हम लोग जल जंगल जमीन बोलते हैं। फिर भी ये सब बातें कर रही हैं, तो फिर ये आदिवासी लोग क्यों जा रहे हैं? आप आदिवासी के साथ हमेशा बातें करती हैं, जल जंगल जमीन की बातें करती हैं, आदिवासी को लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर ये क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या रीजन है? आप उनको एकत्रित नहीं कर पा रही हैं? सुनिए, हमारे आदिवासी एकत्र हैं। हिंदू धर्म भी कन्वर्ट हुआ है, वो भी क्रिश्चियन बना है, वो भी मुस्लिम बना है। क्या जात बदल गया? नहीं बदला है ना। धर्म मानने की बात है, उस स्वतंत्र तो फिर दो फायदा लो, उधर भी फायदा लो, इधर भी फायदा लो। कौन सा फायदा की बात कर रहे हैं आप हमको बताइए ना, कौन सा फायदा? आप फायदा पहले गिना दीजिए हमको। जो फायदा लोग बोलते हैं कि नहीं ये फायदा वो फायदा, आप हमको फायदा गिना दीजिए। फायदा तो आप गिना दीजिए, कौन सा फायदा? कौन सा फायदा? कोई फायदा एक तो गिना दीजिए। डबल फायदा ले रहे हैं, कौन सा फायदा? आप हमको फायदा का नाम बता दीजिए, फायदा गिना दीजिए, क्या फायदा ले रहे हैं?
फायदा को आइडेंटिफाई करके बता दीजिए। मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं होटल चला रही हूं 30 साल से, मुझको फायदा क्यों नहीं मिला जिस फायदा की बात आप कर रहे हैं? ये बातें सामने निकल के आती है। नहीं तो आप हमको बताइए ना, तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर कि वो फायदा बता दीजिए। जो लोग बोलते हैं कि फायदा, तो कौन सा फायदा, तब ना मैं बोलने में सक्षम होंगी। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, हमारा भाषा, संस्कृति, मानवता और ये मानव सभ्यता को टिका के रखने वाला ये धरती से फायदा, और कौन सा फायदा, किस फायदा को लेने की बात कर रहे हैं? तो फिर ये क्यों? तो जितना भी डीलिस्टिंग की बात करने वाले हैं, आदिवासी समाज को, उनकी एकता को तोड़ने का कोशिश करते हैं। आदिवासी विभाजित हो धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, और झारखंड का जंगल और जमीन जो भी लूटने वाली ताकत है, आदिवासी डिवाइड हो जाएगा तो उनके लड़ने की जो क्षमता है वो खेमे खेमे में बट जाएगा। आदिवासी जंगल को लूटने का जितना भी आसान रास्ता है, वो आदिवासियों का जंगल और जमीन को लूट लेगा। ये रांची शहर में इतना बड़ा बड़ा, आप आलू गोदाम तरफ चले जाइए ना, जितना हमारा धार्मिक स्थल था, आज लोग क्यों कब्जा कर लिया है? आप ये पूरे शहर में जितना भी सरना था, सारा चीज कब्जा क्यों कर लिया है? इसलिए कि आदिवासियों को अब डिवाइड करने का काम किए हैं। आदिवासियों को धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे हमने डिवाइड करने का काम किया। आज हमारा सारा चीज, हम कहीं पर भी अपना अस्तित्व को बचाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मैं अपील करना चाहती हूं कि धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, हम अपना जंगल और जमीन, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थी हमारे साथ दयामणि बारले जी। कई सारे सवालों का बड़े ही प्रखरता से उन्होंने जवाब दिया, और उनकी बातों में अगर आपको दम लगता है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। नमस्कार।